Hello and good morning everyone. I welcome you all at Overs News Analysis. Today is 14th June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduvers News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, हमने कल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. आज उनके आंसर्स को हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. अब इसमें आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है, उसके बाद आपको इसका आंसर देने की कोशिश करना है कमेंट सेक्शन में. आप जितना ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे आपके लिए यहाँ पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये अच्छा होगा. तो आप इंश्योर करें कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट करें. आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करें और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करें कॉमेंट सेक्शन में. ओके, तो पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिजर्वॉयर्स एंड स्टेट्स. यहाँ पे कुछ रिजर्वॉयर्स हैं और स्टेट्स को यहाँ पर दिया गया है. घटप्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश एंड मैथॉन छत्तीसगढ़. अब इसमें से हमें ये बताना है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें से कितने पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच्ड नहीं है. करेक्टली मैच्ड नहीं है मतलब कि जो इनकरेक्ट पेयर्स हैं उनका हमें यहाँ पर आंसर देना है. तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब कि वो पेयर्स हमें बताने हैं जो करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ओनली वन पेयर, मतलब कि इसमें सिर्फ एक पेयर हो सकता है जो करेक्टली मैच ना हो, इनकरेक्ट हो. ओनली टू पेयर्स, ओनली थ्री पेयर्स एंड ऑल फोर पेयर्स. तो आप पहले क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करिए. अगर आपको नहीं पता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो आप गूगल भी कर सकते हैं. आपके पास जो अदर रिसोर्सेस हैं, आपके नोट्स हैं, उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं और फिर आप क्वेश्चन को क्या करिए, आंसर करिए. इससे क्या होगा, आपकी यहाँ पर एक प्रैक्टिस होगी. ठीक है, आपका और जितने भी आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर क्या होंगे, कंप्लीट होते जाएंगे. ठीक है, तो इंश्योर आप मेक श्योर करें कि यहाँ पर आप इसका आंसर दें. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो देखिए, आप सभी को पता है घट प्रभा जो ये है, ये जो रिवर है, ये तेलंगाना, ये इनकरेक्ट है. क्या ये इनकरेक्ट है, क्योंकि घट प्रभा जो डैम है वो कहाँ है, कर्नाटक में है. कहाँ है आपका, कर्नाटका में है. आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं. तो हमारा ये पहला पेयर क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब कि एक पेयर तो हमें मिल गया गलत. गांधी सागर की बात करते हैं तो हाँ, ये मध्य प्रदेश में है. आपका गांधी सागर जो डैम है वो मध्य प्रदेश में, तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. ये वाला पेयर आपका कैसा है, करेक्ट हो जाता है. अब इंदिरा सागर की बात करते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है या नहीं, आप इसे सर्च करिए पहले. ठीक है, अब इंदिरा सागर की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है. ये भी जो पेयर है आपका गलत हो जाता है. तो इंदिरा सागर की बात करते हैं, इंदिरा सागर आपका कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है. आप ये लोकेशन भी देख सकते हैं. ये एमपी है, ये पूरा इंडिया आप सभी को दिख रहा है और ये बीच में आपका एमपी है. और एमपी में यहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा रिवर के पास आपका इंदिरा सागर जो है डैम मिलता है. ठीक है, ये इंदिरा सागर रिवर का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है. ओके, तो ये वाला जो आपका पेयर हो जाता है, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में है नहीं, ये कहाँ है आपका, एमपी में है. मैथॉन छत्तीसगढ़, ये पेयर आपका सही है या गलत, ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. क्योंकि मैथॉन जो है, मैथॉन डैम की अगर हम बात करते हैं वो हम बात झारखंड में है. देखेंगे तो मैथॉन डैम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बराकर. जो यहाँ पर बराकर रिवर है तो उसके बैंक में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. तो ये देखिए, ये रिवर जा रही है, दामोदर बेसिन को हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पे ये बराकर रिवर जा रही है. ठीक है, और इसके बैंक में मतलब कि इसके किनारे में आपको मैथॉन डैम देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसमें से हमने क्या देखे, हमारे जो तीन पेयर्स हैं कौन कौन से, आपका फर्स्ट वाला, ये वाला पेयर गलत है, ये वाला भी इनकरेक्ट है और ये वाला भी इनकरेक्ट है. घट प्रवाह कहाँ है आपका, कर्नाटक में है. तो आपको यहाँ पे इसके जो राइट आंसर्स हैं वो भी पता होने चाहिए. तो घट प्रवाह कर्नाटक में है, गांधी सागर ये राइट है. इंदिरा सागर की बात करते ये भी कहाँ है आपका, एमपी में है. कहाँ, एमपी नर्मदा रिवर के साइड में है. मैथॉन कहाँ है आपका, झारखंड में है. कहाँ है आपका, ये झारखंड में है, ना कि छत्तीसगढ़ में है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली थ्री पेयर्स आर करेक्ट. ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा. अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. अब यहाँ पर रिवर्स को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है कि विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट. इसमें से कौन सी जो रिवर्स है वो ईस्टर्न घाट से क्या होती हैं, यहाँ पर राइज होती हैं. तो ब्राह्मणी, नागावाली, सुवर्णरेखा एंड समसाधरा. तो आप में से आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में. आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इसमें पार्टिसिपेट करें. आप जितना ज्यादा इसको सर्च करेंगे तो आपके माइंड में क्या होगा, वो चीजें यहाँ पर आपकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें यहाँ पर रहेंगी. ठीक
ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको कल दूंगी। बिफोर दैट आप यहाँ पर गूगल करिए, जो भी आप कर सकते हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, तो वहां से आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। ये 2021 का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2020 का आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए कल हमने पढ़ा था किसके बारे में, एमएसपी के बारे में। ठीक है, कि हाल ही फिलहाल में अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमएसपी अनाउंस किया है, और एमएसपी के जो रेट्स है उसको भी यहाँ पर हाइक किया गया है, बट स्टिल फार्मर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे फार्मर्स सेटिस्फाई नहीं है उस रेट से, और डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी के जो रेट्स अभी यहाँ पे अनाउंस किए गए उससे और ज्यादा उन्हें क्या दिया जाए, प्राइस दिया जाए। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, उन्हें कंसिडर करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। Okay, so in case of all cereals, pulses and oilseeds, the procurement at minimum support price is unlimited any state यूटी ऑफ इंडिया। इसमें पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो भी आपकी ऑयल सीड्स होती हैं, सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, तो उनका जो प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी के अंडर, एमएसपी में आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर एमएसपी के अंडर प्रोक्योरमेंट ही करती है ना सारी चीजों को, तो कोई भी स्टेट और यूटी में यहाँ पे उनको अनलिमिटेड ऑप्शन प्रोवाइडेड है या फिर कुछ परसेंटेज यहाँ पर रखना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट ये सही है या गलत, आपको ये बताना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एंड यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। अब इसमें सेकंड आपका ऑप्शन ये कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि अगर किसी भी स्टेट ने और यूटी ने क्या कर दिया है, किसी भी आपका पल्स है, सीरियल्स है, उसका प्राइस यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब एमएसपी का प्राइस हो जाता है आपका, और एक मार्केट प्राइस होता है ना, आपका एक मार्केट प्राइस होता है, एमआरपी होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो एमएसपी का प्राइस यहाँ पर सेटअप किया गया है, फिक्स किया गया है स्टेट और यूटीज के द्वारा, क्या वो एमआरपी से यहाँ पर ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से हम आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आप कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करें, और उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में आप क्या करें, इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, और आप मेक श्योर करें कि आप इसका आंसर चाहे गलत ही आंसर दें, बट आप इसका आंसर यहां पर दें। ठीक है, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट न्यूज है, ट्विटर फेस थ्रेड सेज एक्स सीईओ सेंटर कॉल इट्स अ लाई। अब यहाँ पर जो ट्विटर के एक्स सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा कि जब आपका फार्मर बिल आया था, है ना, फार्मर्स का यहाँ पे 2020 में आपका गवर्नमेंट ने क्या निकाला था, इंडियन गवर्नमेंट फार्मर्स के बिल निकाले थे, और इसी के चलते इंडिया में कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने ये कहा कि एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा कि जैक डॉर्से सेज गवर्नमेंट थ्रेटन टू शट डाउन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनलेस इट एक्टेड ऑन इट्स ऑर्डर ड्यूरिंग द फार्मर प्रोटेस्ट। उन्होंने ये कहा था कि वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर फार्मर प्रोटेस्ट इसके मतलब कि जो एक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कर दें, शट डाउन कर दें। ओके, बल्कि यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने ये कहा कि ये जो है जैक डॉर्से अवेकन्स आफ्टर ईयर ऑफ स्लम्डर विशिंग टू कंसील हिज डार्क डीड्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, आईटी एक्ट आ जाता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कि अगर कुछ चीजें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होती हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट आईटी एक्ट का आप सभी को पता है सेक्शन 69 का जो आपका होता है क्लॉज, उसका यूज करके वो जो पर्टिकुलर न्यूज होती है उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, स्टक डाउन कर दिया जाता है। तो इससे पहले भी हमने कई देखा, आपने यहाँ पे बीबीसी वाला केस देखा। ठीक है, आपके आईटी एक्ट में भी यहाँ पे क्या किए, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो यहाँ पर हम आईटी एक्ट की बात कर लेते हैं। तो आईटी एक्ट क्या है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये आप जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी से क्या कर सकते हैं, सर लिंक कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इंडिया में इसके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं तो देखिए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 2000। इट इज अ प्राइमरी लॉ इन द इंडिया फॉर मैटर्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। तो यहाँ पर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी अगर आपका मैटर आता है इंडिया में और ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसके लिए यहाँ पर हमारा कौन सा एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ओके, इट वॉज इनेक्टेड टू गिव लीगल
sanctions to electronic commerce and electronic transaction to enable e-governance and also prevent cyber crime। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो आपका होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है उसे इनेबल करने के लिए, वहां पे ई गवर्नेंस को लेकर आने के लिए और साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए हमारा क्या आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आता है। अब हम बात करते हैं ये कितना ज्यादा, इस एक्ट में बहुत ज्यादा फ्लॉज भी हैं। सबसे पहला फ्लॉज क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो हमारा सेक्शन 69A की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या करता है कि गवर्नमेंट को पावर देता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे इशू डायरेक्शन कर सकती हैं जो इंटरमीडिएटरीज हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ट्विटर हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, FB हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये जो इंटरमीडिएटरीज हैं इनको गवर्नमेंट इशू डायरेक्शन कर सकती हैं कि वो क्या करें, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है और सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को क्या कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को उसके अगेंस्ट में है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी जो एक्सेस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 69A क्लॉज 3 की बात करें, इन्फोसास a jail sentence for up to 7 years for intermediaries who fails to comply। और यहाँ पे जो सेक्शन 3 है 69A क्लॉज सेक्शन क्लॉज 3 जो है वो फर्दर इसको क्या करता है कि अगर इंटरमीडिएटरीज को यहाँ पर डायरेक्शन इशू करे गए और वो उससे कंप्लाई नहीं करते हैं तो इन दैट केस वहां पर जो इंटरमीडिएटरीज है उसे 7 ईयर की, मतलब अप टू 7 ईयर तक की उन्हें जेल यहाँ पर दी जा सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पर IT एक्ट जो 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यहाँ पे केस आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 66A जो आपका सेक्शन है उसे स्टक डाउन कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे फ्रीडम एंड स्पीच, अगर आप किसी के अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं तो वो कैसे यहाँ पर हो सकता है कि मतलब कि एक तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, फेक है ना। तो यहाँ पर बस इसी की बात चल रही है कि एक तरीके से जो हमारा आर्टिकल 19 है उसका यहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहां पर गिवन है ना ऑलरेडी, बट ये सारी चीजों को आप क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर मतलब कि इन चीजों को लेकर आ रहे हैं और हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ब्रीच किया जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे IT एक्ट जो है पूरा यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज म्यूजिंग ऑन द फ्रिक्शन इन इंडिया कनाडा टाइज। अब आप सभी को पता 4 जून को यहाँ पर क्या हुआ, कनाडा में जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, तो उनका जब असैसिनेशन हुआ था तो उसकी एक तरीके से जो एक झांकी टाइप की होती ना, तो उसका यहाँ पे पूरा जो ड्रामा है वो पेश किया गया था, कहाँ, कनाडा में, ठीक है। और जो कनाडा की यहाँ पे गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अभी जब पूरी सामने बात आती तो हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी हैं उन्होंने ये कहा था, उन्होंने नाम नहीं लिया बट उन्होंने ये कहा कि ये क्या कर रहा है, इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको आर्टिकुलेट कर रहा है और जो इंडिया की जो पोजिशन है वर्ल्ड में उसको एक तरीके से क्या कर रहा है, ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए क्या है, इशू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के चलते क्या होता है, कई बार बहुत सारे कंट्रीज में हम क्या देखते हैं कि जैसे हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में सिख जो पीपल है, सिख पीपल है, इनका बहुत बड़ा नंबर वहां पर रहता है और ये एक तरीके से वोट बैंक की तरह यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा जो वोट बैंक है, कनाडा के जो राइट्स हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अलग हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के कंपैरिजन में वो क्या है, अलग हैं। बट यहाँ पर कनाडा को कुछ एक्शन लेना चाहिए, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं लेते हैं। इसी के चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि कनाडा गिव्स टू सेपरेटिस्ट टू एक्सट्रीमिस्ट टू पीपल हु एडवोकेट वायलेंस एंड आई थिंक इट्स नॉट गुड for the relationship and I think it's not good for Canada. Well, to speak out openly and forcefully on Canada hypocritical approaches on human rights issues and its decade-long disdain for the territorial integrity of India. तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि कनाडा एक तरीके से क्या कर रहा है, जो सेपरेटिस्ट हैं, इंडिया को जो सेपरेट करना चाहते हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको यहाँ पे क्या कर रहा है, होम प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके से अपने अंडर यहाँ पर रख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये सिर्फ इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, कनाडा के लिए कनाडा के लिए भी ये चीज क्या है, अच्छी नहीं है। इन फ्यूचर आपको इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस करने पड़ सकते हैं। अब देखिए किसी भी कंट्री में होते हैं कि बात करते हैं कि डायस्पोरा एंड फॉरेन पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी कंट्री का जो डायस्पोरा होता है, फॉरेन पॉलिसी, वो उसको यहाँ पर जो डायस्पोरा होता है आपका, वो फॉरेन पॉलिसी को क्या करता है, आपकी रेगुलेट करता है। अब वहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके से जो एसेसिनेशन है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। वहां के जो सिख पीपल है उसे क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लिया। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है उस पर यहाँ पर
थोड़ा सा आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ी कड़वाहट देखने को मिलेगी। अब इसी के चलते हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ के जो करंट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ट्रूडेउ जी, वो कहाँ डिपेंडेंट है, वहाँ की जो एक पार्टी है एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उस पर वो डिपेंडेंट है। और जो एनडीपी के लीडर्स हैं वो क्या है, जगमीत सिंह जी हैं, ठीक है। और वो किसको कमिट करते हैं, वो जो खालिस्तान अपने यहाँ की डिमांड होती है ना, उसके सिंपैथाइजर हैं एक तरीके से, वो उनको यहाँ पे क्या करते हैं, उनके साथ में है। तो अगर उनको इसका सपोर्ट चाहिए, इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है उनको यहाँ पे फुल सपोर्ट मिले इनका। और यहाँ पे आपकी वोट बैंक पॉलिसी भी आ जाती है, किसका, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो आपकी पॉपुलेशन है कनाडा की, वो क्या है यहाँ पे सिख पीपल की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, वोट में, वोट बैंक में। इसलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ओके, तो बट इससे क्या हो रहा है कि बायलैटरल ट्राइज आर पासिंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स बट कॉपरेशन इन मेनी एरियाज कंटिन्यूज। हमारे कुछ एरियाज पर डिफिकल्ट टाइम्स यहाँ पर चल रहे हैं, बट स्टिल जो बहुत सारे एरियाज है वहाँ पे कॉपरेशन है। वन आई कैचिंग वन इन द कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, आपका एक प्रोजेक्ट है हमारा, कौन सा, कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, इसमें हमारी एक आई है। बट स्टिल यहाँ पर हम क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके की चीज़ों से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे जो रिलेशन होते हैं, सिर्फ ये कनाडा की बात नहीं हो रही है। अगर देखिए, अगर यूएस में ऐसा कुछ हो तो यूएस और इंडिया के रिलेशन खराब हो सकते हैं, ठीक है। रशिया में अगर कुछ ऐसा हो तो इंडिया और रशिया के रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो जो डायस्पोरा होता है, इतनी सिटी होती है किसी भी कंट्री की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उसको रिस्पेक्ट करना क्या होता है, दूसरी कंट्री की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्यों, उसकी सोवरेनिटी और वो इंटीग्रिटी को यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए इस आर्टिकल को आप ये जीएस पेपर 2 से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। वेयर एनीवन कैन बी एक्यूज्ड ऑफ सेडिशन, इसमें फिर से बात की जा रही किसकी, सेडिशन में। कुछ दिनों पहले ही ये आर्टिकल आया था, जब हमारी लॉ कमीशन की 279th यहाँ पर रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, जिसमें उन्होंने जो सेडिशन का एम्बिट और ज्यादा क्या कर दिया, उसे एनलार्ज कर दिया, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ था सेडिशन पर, कि अभी सेडिशन की कोई भी जो पेंडिंग केसेस है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, और फर्दर सेडिशन से रिलेटेड कोई भी जो चार्जेस हैं उसका जो मतलब कि आपकी एफआईआर नहीं होगी। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का अभी यहाँ पर इशू चल रहा है, और पूरा ये जो इशू कहा जाता है सेंटर के पास जाता है कि सेंटर गवर्नमेंट यहाँ पर देखे क्या सेडिशन लॉ इंडिया के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब ये जो रिपोर्ट आई है आपकी 279th लॉ कमीशन की रिपोर्ट, इसमें यहाँ पर सेडिशन को रिटेन करने की बात की गई है कि सेडिशन को क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। सेडिशन की अगर बात करते हैं तो हमारा इंडियन पीनल कोड 124 जो आपका सेक्शन 124A है, वो किसकी बात करता है, सेडिशन की बात करता है। और ये आपका यहाँ पे कॉलोनियल रूल है, क्या है आपका, कॉलोनियल लॉ है, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे मे बी इस लॉ की जरूरत रही हो, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, मेन गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टैब्लिश करना है, और अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं गांधी जी का, बाल गंगाधर तिलक का, जिनको इसके अगेंस्ट में मतलब ये जो लॉ है इसके अगेंस्ट में क्या किया गया था, जेल में डाला गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका नेम आ जाता है सेडिशन के अंदर, जिसको यहाँ पर चार्जेस यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है क्या इसे इंडिया में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग इसके फेवर में हो सकते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हो सकते हैं, ठीक है। फेवर में होने की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि यस यहाँ पे सेडिशन लॉ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हम नेक्सलिज्म देखने को मिलता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सेपरेटिस्ट है बहुत सारे। तो हमारी इंडिया की जो मतलब की यूनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सेडिशन लॉ की क्या होती है, हमें जरूरत होती है। जो लोग इसके अगेंस्ट में है वो ये कह सकते हैं कि नहीं, हमें सेडिशन लॉ की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अदर्स लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट है, नेक्सलिज्म है, इंटरनल सिक्योरिटी को हम यहाँ पे बनाए रख सकते हैं। सेडिशन लॉ एक तरीके से क्या करता है, जो हमारा आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है उसको वॉलेट करता है। ऑल्दो आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, बट सेडिशन इज नॉट एन, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आप देखिए सेडिशन की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखें हम पहले। सेडिशन की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है,
तो सेडिशन क्या है? इट डिफाइंस एज एनी पर्सन बाय वर्ड ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम कोई ऐसी बात बोल रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं या साइंस के थ्रू या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन और हेट्रेड पहचाने की जब बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? आपके सेडिशन एक ऑफेंस माना जाता है सेडिशन लॉ के अंदर। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, पर्टिकुलर कोई पॉलिसी है, अगर उसमें कुछ हमें फ्लॉज दिखते हैं, हम उसकी कुछ पर्टिकुलर जो प्रोविजंस है उससे सहमत नहीं हो रहे और हमने उसके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, तो क्या वो सेडिशन लॉ के अंदर आ जाता है? यहाँ पर कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने ये कहा कि अब आने वाला जो इलेक्शन होगा हम उसमें इस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे, है ना, ये पार्टी को वोट नहीं देंगे और इस गवर्नमेंट को यहाँ पर गिरा देंगे, तो क्या ये सेडिशन के अंदर आपका आता है? ठीक है, अब तीसरी चीज इसमें आ जाती है आपकी, क्या कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीमली लेवल पर क्या करते हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होते हैं, तो क्या ये सेडिशन के अंदर आता है? तो आपका आंसर होगा कि हाँ, जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है, जो जिसमें हम एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो आपका सेडिशन के अंदर आ जाता है। बट ये जो अदर थिंग्स हैं जिसमें हम गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो इट डजंट कम अंडर द सेडिशन लॉ। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम केस की बात करते हैं। ये 1964 का आपका केस है जिसमें ये कहा गया था कि जो सेडिशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बट इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि हम बात करते हैं किसकी, केदारनाथ सिंह की जो भी केस आता है, तो इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका जो सेडिशन लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए थे कि अगर आपके कोई भी ऐसे एक्शन है जो ये उसमें इतनी ज्यादा टेंडेंसी है जिसके कारण यहाँ पर क्या हो कि हमें वॉयलेंस देखने को मिले, क्या देखने को मिले? आपका वॉयलेंस देखने को मिलता है और जो इंसाइट करता है वॉयलेंस को अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो वो किसके अंदर आता है? आपको सेडिशन के अंदर आता है। तो अभी ये जो रिपोर्ट आई है लॉ कमीशन की, उन्होंने इसमें 3 बातें कही हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं? तो आप ये 3 बातों के बारे में अगर देखेंगे, फर्स्ट हमें क्या करना है, जो सेडिशन का जो स्कोप है उसको वाइडन करना है। जो सेडिशन की यहाँ पे डेफिनेशन है उसको और ज्यादा क्या करना है, हमें बढ़ाना है। दूसरा, यहाँ पर जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। क्या किया है आपको, 3 ईयर्स से उसमें 7 ईयर्स तक की उसमें पनिशमेंट दी गई है। ओके, और अगर हम थर्ड बात करते हैं तो इनकॉर्पोरेटिंग प्रोसीजरल सेफगार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज, यहाँ पर कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड दी गए कि ताकि यहाँ पर ज्यादा से क्या हो, मिसयूज ना हो सेडिशन लॉ का। तो यहाँ पर अभी जो रिपोर्ट आई है आपकी 279 लॉ कमीशन की रिपोर्ट, इसमें यहाँ पर इन 3 चीजों के बारे में बात कही गई है। ओके, अब देखिए इसमें इसको इसी चीज को क्रिटिसाइज किया गया है। तो फर्स्ट इसमें देखिए सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच कंटेन्स द लॉ ऑफ सेडिशन बी अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द मीनिंग ऑफ सेडिशन विच लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1962। तो 1962 में जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो मतलब कि कहा था, उस चीज को आप क्या करिए, सेडिशन लॉ में इंक्लूड करिए। मतलब कि एक्चुअली उसमें एक तरीके से क्या इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी टेंडेंसी आप मतलब कि आपके सामने आ रही है जिसके कारण यहाँ पे जो वॉयलेंस है वो इंसाइट हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे मेनली यहाँ पे क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको 3 से 7 साल तक उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, थर्ड इसमें क्या है, third is that first information report FIR in sedition case should be registered only after the police officer holding the rank of an inspector or higher makes the preliminary inquiry। तो यहाँ पर सेडिशन लॉ से रिलेटेड कोई केस आता है तो उसको कौन रजिस्टर करेगा, आपका जो हायर ऑफिसर होते हैं, पुलिस ऑफिसर, जैसे कि आपके इंस्पेक्टर हो गए, वो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको FIR रजिस्टर करेंगे। अब इसमें जो टेंडेंसी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उसको यहाँ पे क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ड टेंडेंसी टू इनसाइट वॉयलेंस, इसको इंक्लूड करने की बात की गई है कि हम क्या करेंगे, जो टेंडेंसी टू इनसाइट वॉयलेंस है इसे हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। बट इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं कि प्रॉब्लम आ जाती है। क्या क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। लोग इसका अलग से अलग क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग निकाल सकती है, हाई कोर्ट अलग निकाल सकती है, सेंटर अलग निकाल सकती है, पुलिस इसका जो मतलब कि इसका एक तरीके से कॉन्सिक्वेंस है,
इंटरप्रिटेशन है वो उसको अलग किया जा सकता है। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी चीज बोली, कोई पॉलिटिकल स्पीच दी, तो उसे भी कहा जा सकता है कि ये क्या कर रहा है, कि ये जो वॉयलेंस है उसको इंसाइट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम सेडिशन चार्ज लगा के आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज है, ये अमेंडमेंट की बात की गई है, पुलिस के पास भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है फोर्थ बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन डिबेटिंग द वैलिडिटी ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे जो लॉ की वैलिडिटी है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि कई कंट्रीज में हमने देखा है कि जो सेडिशन लॉ है उसे यहाँ पे हटा दिया गया है। इवन जो पाकिस्तान की आप बात करेंगे, पाकिस्तान में भी यहाँ पे कहा है जो सेडिशन लॉ है उसको हटा दिया गया है, ये कहते हुए कि ये क्या कर रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ये क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, इसलिए सेडिशन लॉ को रिमूव कर दिया गया है। अब इंडिया में ये बात आ रही है कि ये कितना लेजिटिमेट है, क्या सेडिशन लॉ इंडिया में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं सेंटर की, तो उन्होंने ये कॉलोनियल लॉ इसमें क्या दिया है, कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हम यहाँ पे जो सिविल सर्विस है इसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके यहाँ पे वेरियस जो पोस्ट हैं, जो लॉज है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बट सेडिशन लॉ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सेडिशन इज अ कॉलोनियल लॉ बिकॉज इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पॉलिटिकल रूलर्स एंड द सब्जेक्ट्स। सेडिशन एक कॉलोनियल लॉ है जो क्या क्रिएट करता है, एक सेपरेशन क्रिएट करता है बिटवीन द पॉलिटिकल रूलर्स एंड सब्जेक्ट, वन दैट precludes accountability and the right to question. No linguistic change and procedural reform can be remedy the problem that section 124A pose इन अ पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी। बट हमें यहाँ पर ये चीज देखनी चाहिए कि जो आपका सेक्शन 124 है, 124A है, अब वो कहाँ आपका एग्जिस्ट कर रहा है, पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी में। आपकी यहाँ पे जो कॉलोनियल एरा था वो चला गया है, उसके बाद आपकी जो पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी है उसको पजेस कर रहा है। तो वहां पे कितना वायलेबल है, कितना लेजिटिमेट है, कितना नहीं, उसको हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाई बर्डन ऑफ डायबिटीज एंड बीपी इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है आपकी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन इंडिया डायबिटीज स्टडी पब्लिश सेंटर इन द लेसेंट। तो यहाँ पे लेसेंट की यहाँ पे रिपोर्ट आई है, तो उसमें ये कहा है कि आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं अर्बन एरियाज में इनका जो रेट है वो और ज्यादा क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। रूरल एरिया में तो आपको इसका रेट कम ही देखने को मिलेगा, बट अर्बन एरिया में जैसे कि आपके डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, हाइपरटेंशन की हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपके जो ओबेसिटी हो गए, तो इस तरीके की जो डिसीज है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। एक तरीके से ये क्या बन रहा है, आपका जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर बर्डन बन रहा है। और ये सारी चीजें क्यों आ रही है आप सभी को पता है। आपका जो अर्बन एरिया की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा आज तरीके से क्या हो चुकी है, डिफेक्ट हो चुकी है ना तो हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, ना तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज को यहाँ पर प्रिवेल करते हैं। रूरल एरिया में फिर भी यहाँ पे काम के जरिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हम काम करते हैं, तो आपके यहाँ पे फिजिकली आप एक्टिव रहते हैं। बट अर्बन एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 9 to 5 जॉब होती है, तो हम कंटिन्यूसली यहाँ पे 9 to 5 बैठे रहते हैं, तो हम हमारी जो हेल्थ होती है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण ये जो डायबिटीज और बीपी है हमारा यहाँ पे खाने पीने का, हम यहाँ पे जंक फूड्स का कितना ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए उसको वो नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो केरल और वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो इसका नंबर आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक तरीके से क्या बनता जा रहा है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है तो उस पर बहुत बड़ा बर्डन बनता नजर आ रहा है हमारे सामने। इसके यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, आप जंक फूड खाते हैं खाइए, बट उसको यहाँ पर मतलब कि कट डाउन करने के लिए आपने यहाँ पे जितना जंक फूड खाया है तो उतना ही आप क्या करिए, यहाँ पे जो आपका हेल्दी फूड है, आपके जो प्रोटीन्स है, फाइबर्स हैं, है ना, आपका जो सैलेड्स है, आप इसका कंजप्शन करिए। इससे क्या होगा, वो उसको बैलेंस करेगा। आप यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करिए, आप चाहे 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट या फिर 5 मिनट आप वॉक पर जा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों से क्या होगा, आपका जो हेल्थ होगा इंप्रूव होगा। अगर आपका हेल्थ इंप्रूव होगा तो अल्टीमेटली किसमें यहाँ पर लीड करेगा, आपके वर्क में। आपका जो वर्क फोर्स होगा वो यहाँ पर अच्छा काम करेगा। वर्क फोर्स अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, वर्क फोर्स आपका यहाँ पर अच्छा हुआ तो आप ज्यादा से ज्यादा एंगेज करेंगे काम में, आपका वर्क फोर्स अच्छा होगा, और आप अल्टीमेटली किसमें आप एंगेज करेंगे, आपकी इकोनॉमी में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, यहाँ पर देखेंगे HAP टू टेक AI गवर्नेंस ग्लोबल। अब आपका ये HAP क्या है, HAP की बात करते हैं तो हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस। ठीक है, तो HAP क्या आपका
हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस है। जो यहाँ पे अभी G7 की मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, जो G7 के जितने भी लीडर्स हैं वो इनिशिएट करेंगे HAP को। तो HAP की बात कर लेते हैं। तो G7 समिट होस्टेड बाय जापान टुक प्लेस इन द हिरोशिमा ऑन 19 मई एंड 21, मतलब 19 मई से 21 मई तक क्या चला था आपकी यहाँ पे G7 की समिट चली थी। और इस समिट में क्या हुआ है कि हमने ये बात की कि क्या रेगुलेट किया जाएगा, HAP को लेकर जाएगा, इसको इनिशिएट किया जाएगा, जो कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है G7 की जितनी भी कंट्रीज है वहां पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको रेगुलेट करेगा। इससे क्या करेगा आपका HAP, किसमें यहाँ पर हेल्प करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ HAP द G7 कंट्रीज could move towards the divergence regulation based on shared norms, principles and guiding values। तो यहाँ पर HAP क्या करेगा, हेल्प करेगा आपका किसमें, कि जो G7 कंट्रीज हैं तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंट रेगुलेशंस हैं, उनकी जो शेयर्ड नॉर्म्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको यहाँ पर गाइडिंग वैल्यूज हो उसको यहाँ पर रेगुलेट करने की बात करेगा, उसमें हेल्प करेगा। इट कैन डेवलप अ कॉमन गाइडलाइन फॉर G7 कंट्रीज। यहाँ पे क्या कर सकता है, जो G7 कंट्रीज हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस है, तो उनके लिए कॉमन गाइडलाइंस को इशू कर सकता है, उनको ये अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कॉपीराइट का बहुत बड़ा, जो प्रॉपर्टी राइट आपका आता है, इसका बहुत बड़ा इशू आता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, जो इशू है उसको, जो मटेरियल्स हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, इसका हम फेयर यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज UN नीड टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव सेज राजनाथ। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है किसकी, UN पीस कीपर्स डे। ठीक है, 75th एनिवर्सरी ऑफ UN पीस कीपर डेज की यहाँ पे मनाई गई है, जिसमें जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे उनकी यहाँ पे मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए कि क्या हो रहा है कि UN को अब और ज्यादा क्या होना होगा, डेमोक्रेटिक होना होगा और रिप्रेजेंटेटिव होना होगा। तो अल्टीमेटली अब इसकी बात की जा रही है कि आपका जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है तो उसमें इंडिया को क्या होना चाहिए, परमानेंट मेंबर होना चाहिए। सिर्फ इंडिया को ही नहीं, जो अदर मेंबर्स हैं, आप जर्मनी की बात कर लें तो इन्हें भी क्या होना चाहिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो एम्बिट है परमानेंट मेंबर्स का, उसको और ज्यादा यहाँ पर एनलार्ज करने की जरूरत है। तो देखिए, डिफेंस मिनिस्टर सेज मॉरल लेजिटिमेसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अंडरमाइंड। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की जो मॉरल लेजिटिमेसी है वो कैसी हो रही है, आपकी अंडरमाइन हो रही है। व्हेन इंडिया द मोस्ट पॉपुलस नेशन, इंडिया क्या है आपका, मोस्ट पॉपुलस नेशन है, नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया क्या है आपके वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस यहाँ पर मेंबर है, फिर भी वो UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है आपकी, UN की UNSC है, उसका परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ही स्ट्रेस दैट द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रिफ्लेक्ट करंट रियलिटीज। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे क्या करना होगा, करंट रियलिटीज को देखना होगा और उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि UN नीड्स टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। UN को कैसा होना होगा, वो और ज्यादा यहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव होना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया US टू डाइवर्सिफाई सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन सर्विलेंस। अब इन दोनों आर्टिकल्स को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि ब्लिंकन सेज इकोनॉमिक टाइज सेंटर ऑफ इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया US क्या करना चाहते हैं, जो सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन है उसको यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो हाल ही फिलहाल में अभी यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोवल जी और US के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके बीच में यहाँ पे मीटिंग हुई है। जो मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है US के, वो यहाँ पे 2 डेज विजिट में आए हुए हैं इंडिया में। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है कि इंडिया US यहाँ पर जो इतनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे इनिशिएट करने की बात की गई है। सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करने की बात की है कि हम सेमीकंडक्टर को यहाँ पे ग्लोबल मतलब कि सप्लाई यहाँ पर बनेंगे। ओके, अभी फर्दर यहाँ पे देखते हैं कि क्या निकलकर हमारे लिए आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज डिसइन्फ्लेशन टू बी स्लो एंड लॉन्ग दास। अब अभी हमारे कुछ कल परसों ही हमने देखा था कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, हमारा जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, वो हमें थोड़ा स्लो डाउन होते हुए नजर आया, मतलब कि कम होते हुए नजर आया। कि कितना हुआ है, 4.25% हुआ है। पहले मई की बात करते हैं तो 4.7% था, अब कितना हो चुका है, 4.25% हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे RBI गवर्नर ने ये कहा कि शक्तिदास सेज दैट रिटेल इन्फ्लेशन विल रीच द सेंट्रल बैंक्स 4% टारगेट ओनली इन द मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म आते आते हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन होगा तो सेंट्रल बैंक का जो टारगेट होता है 4%, इन्फ्लेशन आपका कितना होना चाहिए, 2% मिनिमम, 6% मैक्सिमम, और जो 4% आपका आइडियल होता है। तो अभी तक क्या था, हमारा 6% से भी ज्यादा था। हमने धीरे धीरे यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है
उनकी वेरियस यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक्शंस हैं, तो उसके कारण हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। मीडियम टर्म तक ये जो सेंट्रल बैंक का टारगेट है 4% यहाँ पे इन्फ्लेशन होना, उसको हम क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। बट ये जो प्रोजेक्शन है, ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक जो टारगेट है यहाँ पे उससे ज्यादा ही रहेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर ये 5.1% तक हमारा इन्फ्लेशन रहेगा। ओके, द पॉज to rate increase in the April and June does not signify a policy pivot the government sees। अब देखिए इसमें बात की जा रही है किसकी, डिसइन्फ्लेशन की। डिसइन्फ्लेशन यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आप डिसइन्फ्लेशन की अगर बात देखेंगे तो इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब ए टेम्पररी स्लोइंग द प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसमें टेम्पररी क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब इन्फ्लेशन तो है बट वो क्या है, इन्फ्लेशन ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा, वहां पे थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब सिचुएशन वेयर द इन्फ्लेशन रेट हैज डिक्रीज मार्जिनली ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसे सिचुएशन है, मतलब कि हम डिसइन्फ्लेशन तब कहते हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था, अभी हम देख रहे थे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन अभी कम हो रहा है। इन्फ्लेशन तो है, हम ये नहीं कह रहे कि इन्फ्लेशन यहाँ पर नहीं है, बट धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। आप इस ग्राफ की मदद से इसको समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन है, ओके, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो इन्फ्लेशन आपका कम हो रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं क्या, डिसइन्फ्लेशन। अब ये जो इन्फ्लेशन रेट है, अगर आपका ये धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम होता गया और एक ऐसा रेट है जब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपका इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो आपका क्या आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, ये डिसइन्फ्लेशन है, ये याद रखना है, ये डिफ्लेशन है। फिर डिफ्लेशन यहाँ पे क्या चला जाता है, धीरे धीरे धीरे, और ये यहाँ पे रिफ्लेशन यहाँ पर होने लगता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि आपका जो इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा है, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, महंगाई कम हो रही है, जितनी कम होनी चाहिए उतनी तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत इसमें हमें कमी देखने को मिल रही है, तो वो आपका हो जाता है डिसइन्फ्लेशन। उसके बाद अगर महंगाई कंटिन्यूसली क्या होती जा रही, कम ही होती जा रही, इन्फ्लेशन आपका कम ही होता जा रहा है, तो फिर क्या आ जाता है, आपका डिफ्लेशन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो डिसइन्फ्लेशन के हम कॉजेस की बात करते हैं, तो ये क्यों होता है, तो डिक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो प्राइस है वो कम हो रहा है, इनकम यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब देखिए इनकम डिक्रीज हो रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड कम करेंगे ना, चीजों पर एक्सपेंड, खर्चा कम करेंगे तो मार्केट में पैसे कम जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा तो जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम होगी तो उसका प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, रिड्यूस कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस परचेसिंग पावर एंड एग्रीगेट डिमांड, एक्सेसिव सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही हो, आपकी बहुत ज्यादा हो रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका डिफ्लेशन हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इट इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि जब आपका इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो डिक्रीज होता है तो उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन क्या होता है, इट refers to persistent fall in the journal level of price। यहाँ पर जो प्राइस है वो जो एक जर्नल लेवल मतलब कि जो टारगेट है उससे और ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो आपका होता है डिफ्लेशन होता है। तो प्राइस फॉल अंडर डिफ्लेशन, यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा क्या होता है, आपका कम होता है। डिसइन्फ्लेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस लेवल इंक्रीजेस बट द पेस ऑफ इंक्रीज स्लो। यहाँ पर जो प्राइस होता है वो इंक्रीज होता है बट जिस बेसिस पर यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं होता, जो पेस होता है एक तरीके से वो स्लो होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, आई होप आप सभी ने यहाँ पे आंसर किया होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2022 का, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है कि इसमें हमने ये पूछा था कि इन द केस ऑफ ऑल cereals pulses oilseed द प्रोक्यूरमेंट एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी यूटी एंड स्टेट। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट के पास 25% होता है, इसको थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लिया जाता है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट और स्टेट और यूटीज को ये कहा गया है कि आप 25% से ज्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका एमएसपी के अंदर आता है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इन द केस ऑफ cereals एंड pulses द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी यूटी एंड स्टेट। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है
है ना। तो देखिए फर्स्ट वाला ये तो हमारा ऑप्शन ऑलरेडी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारा बचता है क्या, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बचता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ सेरेल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड एंड एनी यूटीज। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एमएसपी का जो प्राइस है वो मार्केट जो आपका प्राइस होता है, एमआरपी होता है, उससे यहाँ पर ज्यादा हो सकता है या नहीं। तो हाँ, मतलब कि आपका जो एमएसपी होता है वो मार्केट प्राइस से भी ज्यादा हो सकता है, और उससे जो आपका मार्केट प्राइस है वो आपके एमएसपी से भी क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो इसमें कोई भी वो नहीं है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या है, नीदर वन एंड नीदर नॉट टू। तो आपका आंसर नंबर डी क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि सबने यहाँ पे क्या किया होगा, आंसर दिया होगा। तो देखिए आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपको क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप देने की जरूर कोशिश करिएगा, कल इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ मैप। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ, इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।